वाकई ये होली मोदी वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े खुद देख लीजिए आप। 403 में से 313 ऐतिहासिक बहुमत। उत्तराखंड 70 में से 58 सीटें बीजेपी की हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। पंजाब में कांग्रेस की आंधी चल रही है। देखिए 75 117 में से जबरदस्त जीत है। आम आदमी पार्टी के हाथ निराशा लगी है और बादल सरकार बाहर जा रही है। गोवा फिलहाल बीजेपी कांग्रेस बहुत ही कांटे की टक्कर है और मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई। मणिपुर बहुत अहम है, इस पर भी नजर रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जहां 7 स्टेट्स हैं कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने उस गढ़ को तोड़ा। असम में सरकार है, नागालैंड में सरकार है, अरुणाचल में सरकार है और अब देखिए अगर मणिपुर में भी सरकार आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा। पूर्वोत्तर में भी बीजेपी कांग्रेस पर हावी होने लगेगी। सिर्फ त्रिपुरा को छोड़ दीजिए जहां लेफ्ट का राज है। फिलहाल अब सबकी नजरें मायावती तो कह चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी हुई है। अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आएंगे। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, वो भी बीजेपी दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी अगले 5-7 घंटे आप सारे नेताओं के बयान सुनेंगे। बड़े बड़े नेता सामने आएंगे, अपनी जीत के लिए अपनी पीठ थपथपाएंगे, जाहिर है, और विरोधियों के लिए फिर वही 2-4 शब्द कहेंगे। एक छोटा सा कमेंट में सतीश जी आपसे भी चाह रहा हूं, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है अखिलेश क्या बोलेंगे जब आएंगे? मायावती ने तो कह दिया बेईमानी हुई है। देखिए वो जब उन लोगों ने एक क्वाइनेज किया था यूपी के लड़के, तो मुझे लगता है कहीं इनएक्सपीरियंस जो है, और दूसरा जो है वो कहा था उन्होंने अभी इंडियन एक्सप्रेस को अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमको सोचना पड़ेगा मैम कि एक्सप्रेस वे बनाना ही डेवलपमेंट है या फिर अलग सोच करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा इनएक्सपीरियंस, और जिस तरह से स्टेक बीजेपी का लगा हुआ था उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री खुद 3 दिन रह रहे हो, तो मुझे तो भाई एक परिवार में इतना उठा पटक चला हो, जैसा लग रहा था शिवपाल जीत गए उस तरह से लग रहा है। तो क्या कुछ कहने के लिए नहीं है। मोटी बात जो मैं कहना चाह रहा था मानक, कि इतिहास में असेंबली चुनावों में उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला जी। 313 के लगभग जा रही है। नहीं, शायद कांग्रेस शायद 80 में कांग्रेस को मिला था। 80 में कांग्रेस को 80 में, हाँ 80 में 425 में से शायद कांग्रेस को 309 थी शायद, 309 थी जी 309। हाँ, तो वो उस हिसाब से वो देखिए। तो पूरा जो मैडम पहले कह रही थी सारी चीजें, पहले जब पहले पाले में वही सारी चीजें हुई हैं। वो हमको लगता है इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा भारी पड़ा। दूसरा आप ये देखिए पांचों स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पांचों स्टेट में, और सारे जगह में, और नहीं भी होगा तो एक आध दो अभी इंडिपेंडेंट की। सतीश जी गोवा मणिपुर में नहीं दिख रहा है ऐसा? जी गोवा में दिख रहा है। गोवा में जब गोवा में बीजेपी, सुनिए वो एंटी इनकम्बेंसी ही है। वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। गोवा तो जीत रही है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी खुद कह रहे थे मुख्यमंत्री हार गए या उनके कौन साले हार गए या जो भी हैं। तो ये चीज दिख रही है। और मेरा यही कहना, क्या कहेंगे, अभी कुछ कहने के लिए नहीं है। शायद मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है इनएक्सपीरियंस है, और अगर मायावती जैसी बात करना हो तो हो सकता है वो भी शायद आरोप लगाए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सत्ता के खिलाफ 5 राज्यों में वोट पड़ा है और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। बेहतर ढंग से बीजेपी अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाई, पोलराइज कर पाई जनता को, और उससे अखिलेश के सर पर ठीकरा फोड़ना किसी तरीके से ये उचित नहीं है, क्योंकि हर जगह सत्ता के खिलाफ, चाहे पंजाब रहा हो चाहे उत्तराखंड रहा हो, मोटे तौर पे एंटी इनकम्बेंसी हर जगह हावी होता दिख रहा है। तो अखिलेश पे किसी चीज को फोड़ना कि जिम्मेवार है, ये उचित नहीं है। जाहिर है ये उसने अपना काम किया है, एक्सप्रेसवे बनाया है, मेट्रो बनवाया है, बाकी काम किया है, जिसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अकेला वो जिम्मेवार नहीं है। वो लोग भी जिम्मेवार हैं जो तटस्थ हैं, उनके प्रति भी समय उनका अपराध लिखेगा। नहीं, लेकिन ये भी ठीक है, ये सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यूपी में जब हम लोगों का एग्जिट पोल आया था, उसके पहले जो पहला सवाल था कि क्या आपको बदलाव पसंद है सरकार का, तो उसका रिजल्ट क्या आया? 61% लोगों ने कहा था कि हमें बदलाव चाहिए।
ये बहुत बड़ी बात है। अगर 61% लोग बदलाव चाह रहे थे तो इसीलिए इस तरीके का हम लोग, ये हमारे टुडेज चाणक्य ने ये प्रोजेक्शन किया था। अच्छा अनुराधा जी, बड़ा दिलचस्प है, आमतौर पर हम अलग अलग पार्टियों के नेता बैठाते हैं अपने पैनल में ताकि डिबेट हो सके। मेरे साथ 2 बीजेपी के नेता फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, स्वागत है आपका, और धीरज सिंह रावत पहले से हैं। आप दोनों को मुबारकबाद दे रहा हूं मैं एक साथ, पहले क्योंकि धीरज सिंह रावत पहले से वेट कर रहे हैं। रावत जी, उत्तराखंड के लिए आपको खास तौर से मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। क्या जबरदस्त 59 सीटें 70 में से जीत ली, कैसे किया आपने ये? देखिए, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का दुराचार, अनाचार, अत्याचार इस सरकार के रहते हुए हुआ हरीश रावत के, उसको देखते हुए जनता यहाँ ऊब चुकी थी और कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। आए दिन मारकाट थी, भ्रष्टाचार अखंड यह प्रदेश डूबा हुआ, और उसको लेकर के लोगों में एक आक्रोश, उसको निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे जनता ने विश्वास किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जिस प्रकार के विकास कार्यों की योजना जो झड़ी उन्होंने उत्तराखंड के अंदर लगाई, जैसे देश भर के अंदर, और उसको देखते हुए एक विश्वास जगा लोगों में मोदी जी के प्रति। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की जो योजना और मैनेजमेंट, बूथ तक की रचना को मजबूत कर। ठीक है रावत जी, मुझे ब्रेक लेना है। जफर इस्लाम, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है जिस पर हम आगे बातचीत भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी टूटकर उत्तराखंड में जो एक मुश्त सीधी बीजेपी में चली गई थी, उसने बीजेपी को कितना उत्तराखंड में फायदा पहुंचा है, इस ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ ही सेकंड में लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई विनोद शर्मा। जिस बात का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, टुडेज चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहता है। बीजेपी गठबंधन को 285 सीटें, 403 में से 285 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 88। बीएसपी का लगभग सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। बीजेपी को मौका देकर एक बार देखना चाहती है यूपी की जनता, ये कितना बड़ा फैक्टर है? नहीं, ये बड़ा फैक्टर है, और उस फैक्टर में सबसे ज्यादा किसी ने अगर काम किया तो मोदी जी ने बनारस में आके काम किया, क्योंकि मोदी जी बनारस आए, उन्होंने गुजरात को छोड़ा, मोदी जी बनारस में आए, बनारस से उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीता। उन्होंने एक बनारस को एक आइडेंटिटी दी कि वहां का एमपी जो है वो देश का प्रधानमंत्री, ये सब बहुत मैटर करता है। लेकिन इसके साथ साथ मोदी जी ने एक, जिसे आप कहते हैं कि मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक मंडलाइजेशन है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि ये चीज जो है, उन्होंने जिस तरीके से पूरी ओबीसीज को, नॉन यादव ओबीसीज को अपने साथ में ले लिया, उसने सारी ओबीसी कास्ट को ये दिया कि हम तुम्हारे नेता हैं। पंकज सिंह 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। उसके साथ साथ विमेन को उन्होंने बहुत एम्पावर किया है। और अगर अगले थोड़े दिन में अगर आप देखें कि मोदी जी इस तरीके की चीज करते हैं कि वो खास करके लोकसभा या उसमें वो 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके का वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, उनका कंसोलिडेशन का प्लान बिल्कुल 2024 तक का है, उसमें ये चीजें बहुत अहम है और मोदी जी ये करेंगे। एक बात बताइए संतोष जी, मुझे अनुराधा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है और मेरे जहन में ये सवाल आ गया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ने का फैसला किया, इसका मतलब विधानसभा चुनाव उनके रेडार पर तभी से है, और अभी तक ऐसा लग रहा है सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है उनके। देखिए, आप कह रहे हैं या अनुराधा जी ने कहा, वो एक पक्ष है कि आपने जीतने की रणनीति बनाई, पर दूसरा पक्ष हुई अनुराधा जी, देखिए कि लोगों ने हारने का इंतजाम कैसे किया अपना। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा काम बोलेगा, यही नारा था ना। इसका मतलब है कि जो लोग गांव के हैं, जो उनका वोटर है, मैं आपको जानकारी देता हूं, मुलायम सिंह इसके ऊपर बहुत चिंतित थे कि अखिलेश यादव अपने वोटर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर के लिए काम कर रहे हैं, शहर के लिए। गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिला, किसानों को मुआवजे नहीं मिले, जो किसानों से जुड़ी हुई विकास योजनाएं हैं उनको बिजली नहीं मिली, उनको पानी नहीं मिला, उनको सड़कें नहीं मिली। यानी इंडिया शाइनिंग हो गया उत्तर प्रदेश के गांव में, एक मिनट, उत्तर प्रदेश गांव में
एक तो काम लोगों ने नहीं देखा, दूसरा मुलायम सिंह हमेशा एक काम करते थे, आप ध्यान दीजिए, जब वो कैंपेन करते थे उनके मंच पे ओबीसी के लोग होते थे, वो सीटें ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन नेताओं को बैठालते थे और बताते थे ये कुर्मियों का बड़ा नेता है, ये लोधियों का है, जो बड़ी जातियां हैं। अखिलेश ने सिर्फ उसको अपने समाज के साथ जोड़ दिया। अच्छा, लंबी से अमरिंदर सिंह हार गए, लंबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस की लहर है पंजाब में। इसके बावजूद अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने लंबी से अपनी सीट बचा ली है, अमरिंदर सिंह वहां से हार गए। तो ये भी अच्छा फैसला है लोगों का कि प्रकाश सिंह जी को भेजो कम से कम वहां। तो मेरा ये कहना है कि दूसरे अखिलेश की ये गलती, तीसरी अखिलेश ने मान लिया है, उन्होंने दो ही चीजों का ज्यादा नाम लिया, एक तो मेट्रो का और दूसरे वो सड़क का। अब एक्सप्रेस वे पे आज भी आप चलो, आप लुट जाओगे रात में। किसी ने चुनाव के समय ये उठाया नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और सड़क फट गई है। भगवंत मान पीछे चल रहे हैं, भगवंत मान जलालाबाद से पीछे चल रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब देख लीजिए, अकाली दल और बीजेपी की सरकार 10 साल रही वहां पर, उसके बावजूद अभी भी 117 में से 19 सीटें अकाली दल बीजेपी को आ रही हैं और दोनों बादल अपनी अपनी सीट बचाते हुए लगे। देखिए, पंजाब की अब बात कर रहे हैं ना, तो अकालियों के पास इलेक्शन मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है। उसको कोई आज उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो वो हार रहे हैं, लेकिन मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट में सुखबीर सिंह बादल की लोग कहते हैं कोई तोड़ नहीं है। एक दूसरी चीज, हम यूपी पर आते हैं। मैं अभी जब यूपी गई थी, आप कहते हैं कि काम बोलता है, आप बनारस से थोड़ा आगे चलिए, मिर्जापुर के रास्ते पे जाइए, आपकी कमर न टूट जाए तो आपका नाम नहीं, क्योंकि सड़कें बनी नहीं है। अगर सड़कें, इनफैक्ट मैंने किसी को मजाक में ये बोला भी कि बिहार की सड़कें तो इससे बहुत अच्छी है, सच में हेमा मालिनी की गाल लगती है क्योंकि सड़कें वहां पे बनी है, यहाँ पर नहीं बनी। बिहार में बिजली गांव में पहुंच रही थी, यहाँ पर नहीं पहुंच रही। मैं तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ, फट गई है सड़क बीच में से अभी, तो क्रैक्स आ गए हैं। हाँ, क्रैक्स आ गए हैं। कि काम बोलता है डेफिनेटली, लेकिन शायद उन्होंने काम करने की जो स्पीड थी वो 2 साल पहले शुरू की। शायद में भी वो पहले शुरू करते अखिलेश। प्रधानमंत्री ने पंजाब की जीत पर कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी है। जाहिर है वो बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अपने आप को लॉन्च किया था पंजाब के इस विधानसभा चुनाव में, हर कोई मान रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसे में एक तरफा जीत है ये, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की बिल्कुल एक तरफा जीत है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का हाइप ज्यादा था और दिल्ली के खास करके पत्रकारों ने, और जो वो पत्रकारों का और मीडिया का वो मैनेजमेंट करते हैं, उसका हाइप ज्यादा था और उन्होंने अपनी हाइप, और क्योंकि आम आदमी कोई भी, आप एक चीज जो आम आदमी पार्टी के लिए, जो वहां के लिए बुरी खबर थी, जो उनका वो कितना सही इंप्रेशन था, बना या नहीं बना वो दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने जो खालिस्तान सपोर्टर्स से जाके बात की, वो पंजाब के लोग दोबारा कोई नहीं चाहता है कि पंजाब फिर वही स्थिति में पहुंचे जो आज से 20 साल पहले था। कोई नहीं चाहता है, यानी वो आत्मघाती कदम भी हो गया। सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि जफर इस्लाम कुछ कहना भी चाह रहे थे। जफर भाई, अब देखिए, अब सवाल ये भी आ रहा है, रावत जी आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूं। सवाल ये भी है जफर भाई, यूपी में जीत तो गए आप, लेकिन इसको बचा के रखना आपकी अगली सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। यूपी आसान नहीं है। यूपी मायावती ने देखा 5 साल, अखिलेश ने देखा 5 साल, आप भी पहले देख चुके हैं। इसको बचाकर इस किले को कैसे रखेंगे? मालक जी, बचा के रखने का जो एकमात्र विकल्प होता है वो आपके नीतियों से होता है। हम ऐसे सरकार से ऐसे डिसीजन लेगी जिससे सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों की जिंदगी में पड़े। और ये स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन सरकार बनेगी, उसी दिन रात से हमारे जो डिसीजन लेने की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो हम लोग टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें जो वहां पर लोगों का जमीन जो समाजवादियों ने हड़प के रखा है। एक सेकंड, जफर भाई, आपने वादा किया था यूपी में सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये आपका वादा था पहली मीटिंग में। हाँ, उसको याद रखिए। वो भी करिए, बिल्कुल। ऐसे कई और काम है जो हम पहली मीटिंग में ही करेंगे, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ लफ्जों में कहा है। तो आप इंतजार कीजिए, हमारी नीति ऐसी होगी कि जो लोगों के लिए होगी, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों को पड़ेगा। और हम ये जो कह रहे थे काम बोलता है, अनुराधा जी सही कह रही है, काम
एक आध शहर में कहीं बोलता है, लेकिन उनका क्राइम हर जगह बोलता है। इसलिए उनको क्राइम जो बोलता है, इस वजह से आज उनको इस नतीजा देखना पड़ा जो आप लोग के सामने जितने वोट्स उनको मिले हैं और जितना परसेंटेज ऑफ वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये सीधे नीतियों का सवाल है मयंक जी। और आप देखिएगा मानक जी, हमारी नीति ऐसी रहेगी जो लोगों प्रो पीपल होगी, एम्पावरमेंट के लिए होगी और इंडस्ट्री फ्रेंडली होगी। और आप आज देखिए, अगर आप छोटे से एक मिसाल देते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप अगर देखिए तो चाहे आप जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पर देखिए किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आज अगर बहुत सारे पैरामीटर्स में देखें तो गुजरात एकदम आगे है, मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। अनुराधा जी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले खबर भी दे दूं जरा कि आपके यूपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से पीछे चल रहे हैं। इस लहर में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी में बीजेपी का बड़ा चेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरठ से पीछे चल रहे हैं। अनुराधा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ मानक कि जो जीता वही सिकंदर, ये तो बात सही है, लेकिन अखिलेश के साथ में जो एंटी एसपी का परसेप्शन रहा है कि ये क्राइम का परसेप्शन है या जो वो उस परसेप्शन को अखिलेश मैनेज नहीं कर पाए। उसको उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर का तो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया, लेकिन बाहर की जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जो वो परसेप्शन था समाजवादियों के लिए एक बना हुआ है कि वो गांव में और उसमें उनका जो क्राइम का ट्रैक रिकॉर्ड है या जो वो दबंग है, मारपीट वाले नेता हैं, एसपी के जो नेता है वो जनरली मठाधीश उस तरीके के होते, तो वो वाली जो परसेप्शन है उसको अखिलेश नहीं मैनेज कर पाए। रावत जी एक से, क्योंकि रावत जी बहुत देर से बैठे हैं, रावत जी जरा मुझे एक चीज और बताइएगा, क्योंकि उत्तराखंड में आपकी सरकार आ रही है, आपने वादा किया था भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, बहुत क्लियरली आपने कहा था। कौन कौन जेल जा रहा है आपकी सरकार आने के बाद? रावत जी देखिए, मैं ये सब जानते हैं, जग जाहिर है कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानने वाला और देश नहीं तो दुनिया के अंदर, लेकिन जो वर्तमान सरकार हरीश रावत जी की थी उसके जिस प्रकार से कारनामे प्रदेश के अंदर रहे, यानी इस देवभूमि को कलंकित करने का काम उन्होंने किया। माता बहनें सुरक्षित नहीं रहीं, बालिकाओं के साथ भी जिस प्रकार के दुराचार हुए, अनाचार हुए, वो किसी से छुपा नहीं है। भ्रष्टाचारी अच्छा, और मुख्यमंत्री कौन होगा रावत जी इसके अंदर? मुख्यमंत्री कौन होगा? उस सबसे निजात दिलाने के लिए सशक्त लोकायुक्त बनेगा और उसके अंदर जो भी भ्रष्टाचारी होगा, हम तो ये कह सकते हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट है, उस सबको आना चाहिए और उसको फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा रावत जी? किए हो उसको अंदर होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जहां तक बात है, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक है, अनुभवी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। इम्पोर्टेड बनेगा या पार्टी का ही बनेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी हो सकता है। और मैं सोचता हूँ कि जो पर्यवेक्षक आज तय हो 4 बजे बैठा होगा, पर्यवेक्षक आएंगे, विधानमंडल दल की बैठक होगी, ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट जो जिसको तय करेगा वो मान्य होगा, कार्यकर्ता बनेगा, अन्यत्र नहीं बनेगा, कार्यकर्ता ही बनेगा पार्टी का। ठीक है। रावत जी, अभी मानक ने ये पूछा कि आप किसको आप पिनलाइज करेंगे, किस लोगों को, जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों का पूरा जो गेम प्लान था वो तो उन कांग्रेसियों के खिलाफ था जो आज आपके साथ में है, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे वो विजय बहुगुणा जी हो, वो सब तो आज आपके साथ हैं। तो अपनी पार्टी के ही लोगों को आप कैसे दंडित करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मेरा शब्द है, कहना है कि सशक्त लोकायुक्त बनेगा, उसमें जो भी होगा, एनीबडी, वो जिसने कारनामे गलत किए होंगे और उसके अंतर्गत आएगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगा, वो चाहे कोई भी हो। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि चाहे आपके जितने आपके इम्पोर्टेड आज की डेट में लीडर्स हैं, उनके खिलाफ भी आप लोग लोकायुक्त के सामने जाएंगे, चाहे आप उन्हें मंत्री ही क्यों ना बना दें, उसके बाद भी? देखिए, मैंने साफ कह दिया
कि सशक्त लोकायुक्त बनेगा, और वो पहले भी बना था। जनरल खंडूड़ी के समय लोकायुक्त बना था, जिसको अन्ना हजारे ने स्वीकारता दी थी, मैं उस समय जानता हूं। जबकि केजरीवाल यहाँ आए थे और उन्होंने इसको बखूबी पढ़ा लिखा और उसी को जाकर का ये होना चाहिए। दुर्भाग्य से यहाँ कांग्रेस सरकार आई हरीश रावत की, उन्होंने उसको टेन डाउन कर दिया। मैं कहता हूं कि आज उसी तरह सशक्त लोकायुक्त बनेगा, उसके अंदर मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, ब्यूरोक्रेट हो, अधिकारी हो, ठीक है, कोई किसी भी को नहीं गड़बड़ छोड़ेंगे। करता ठीक है, बहुत बढ़िया, तो उसको स्वागत है सजा आपके मिलनी इस चाहिए। बयान का। लेकिन देखते हैं कथनी और करनी में क्या कोई फर्क होता है नहीं। जफर इस्लाम, आप भी बता दीजिए, यूपी में किस किस को जेल भेजने वाली है आपकी सरकार आने के बाद? देखिए मानक जी, इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मेरे लिए अनिवार्य नहीं होगा। जो इतना मैं कह सकता हूं ऐसे पार्टी के स्पोक्सपर्सन होने के नाते कि सरकार जितने सही फैसले हैं वो सही फैसला लेगा और उस फैसले से लोगों की जिंदगी में अच्छा असर पड़ेगा। नहीं जफर भाई, प्रदेश में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा मैंने आपसे ये सवाल इसलिए कहा, वो नक्शा जफर भाई, चेंज मैंने ये करेंगे। सवाल इसलिए और लोगों को पूछा आपसे क्योंकि आपने ही वादा अगर किया जो था लोग प्रचार अपराध में, किए हर चरण में आपने वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर आपकी सरकार आने के बाद 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल में होंगे, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। आपने कहा था 24 घंटे में, 48 घंटे में। मैं कह रहा हूं कि और जो लोग डिजर्व करते हैं जेल में जाने के लिए बिकॉज उन्होंने अपराध किया है, उनको उन पे कार्रवाई होगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। फिर से बात दोबारा। हाँ, अच्छा, आपके लिए अभी भी मणिपुर और गोवा में, जफर भाई अपने दर्शकों को भी बता दूं, अभी बाजी खत्म नहीं हुई है। गोवा में देखिए 12-12 पर बीजेपी कांग्रेस अटके हुए हैं, बहुत कांटे की टक्कर, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। और मणिपुर में बीजेपी अभी भी कांग्रेस से आगे है, लेकिन कांग्रेस हार नहीं मान रही है। कांग्रेस 20 पर है, बीजेपी 22 पर। मणिपुर में भी बीजेपी जीत की पूरी उम्मीद लगाए हुए है। गोवा में ये अन्य का जो 11 है ना, मानक जी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जफर भाई बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। एक चीज कहना चाह रहा था कि देखिए, कल भी कई टेलीविजन चैनल पे और आपके चैनल पे भी था, तो आपके जो लोग हैं, जो स्पोक्स पर्सन थे, वो बड़ी बातें कर रहे थे कि 80 सीट से ज्यादा मिलेगी, 75 तो मिनिमम है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, इस तरह की जो नीति वाले सरकार है, जो काम कम और दूसरे को बदनाम करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको जनता ने बड़ा करारा जवाब दिया है।